तो सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग भाई। तो आज हम लोग दोस्तों हमने जो श्रृंखला शुरू की थी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जिनके हिसाब से हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन से हमारा पूरा सिलेबस का रिवाइज कर रहे थे। और इस श्रृंखला में हम पॉलिटी और ज्योग्राफी का रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। आज छोटी छोटी है लेकिन आपको इनमें से अनेक क्वेश्चन मिलने वाले, क्योंकि हम इसमें से जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उस हिसाब से हमारे पूरे सिलेबस का इसमें रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बार आज हम लोग करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का। आज हम लोग रिवाइज करेंगे वही लास्ट ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि हम इसमें पूरे सिलेबस का इस तरह रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आए उनकी एक्सप्लेनेशन करते हुए हम चल रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पूरी तरह से व्याख्या करते हुए हम चल रहे हैं। तो इससे लगभग हम कोई टॉपिक को छोड़ नहीं रहे हैं, सबको इसमें समेटते हुए व्याख्या करेंगे। तो आपका रिवाइज पूरा सिलेबस हो जाएगा इस हिसाब से। चलिए बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा अवस्थित है। ठीक है, औरंगजेब ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था? आपको पता होगा कि औरंगजेब है वो 1658 से लेकर 1707 तक भारत का बादशाह रहा था, शाहजहाँ के बाद। ठीक है ना, तो इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था दोस्तों गागरोन किले में। कहाँ पे बनाया था? गागरोन किले में। अब हम इन सभी किलों की व्याख्या करेंगे क्योंकि सभी किले महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, गागरोन किले में बनवाया था। तो अब हम समझते हैं गागरोन किले के बारे में, इसकी व्याख्या करते हैं। गागरोन, देखिए ये किला बनवाया गया था डोड परमाणु द्वारा। डोड परमाणु द्वारा डोड 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 परमाणु के द्वारा बनवाया गया था। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? डोडगढ़ पड़ा। ठीक है ना, झाला जालिम सिंह ने परकोटा बनवाया। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? जालिम कोट। जालिम, कहाँ गया भाई मेरा पेज? जालिम कोट इसका नाम पड़ गया। ठीक है ना, जाली कोट हो गया क्या? जालिम कोट इसका नाम हो गया। नेक्स्ट आगे देखते, देवन सिंह खिंची ने यहाँ पर खिंची राजवंश की स्थापना की। देवन सिंह खिंची ने खिंची राजवंश की स्थापना की। इसका नाम गागरोन रख दिया, गागरोन रखा। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात, बिना नींव सिर्फ पहाड़ी पर काली सिंध व आहू नदी के संगम पर, आहू नदी के संगम पर है। तो चल दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है ना, चल दुर्ग से। अब ये हमने इसकी व्याख्या कर ली। अब हम देखते हैं ये दूसरा दुर्ग है ना, जूनागढ़ दुर्ग। ये कहाँ दोस्तों? ये बीकानेर में है। बीकानेर, इसका निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के महत्वपूर्ण राजा हुए थे राय सिंह, इसने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अचलगढ़ किला। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये सिरोही में है। सिरोही में है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका कुंभा ने करवाया। पहले था लेकिन पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया था। कुंभा का नाम आता है। ठीक है, कुंभा ने करवाया। कुंभलगढ़, ये तो कुंभा ने करवाया था। राणा, ये कुंभलगढ़ का है? राजसमंद में, ये राजसमंद में है। ठीक है ना, और इसका निर्माण भी कुंभा के द्वारा करवाया गया। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, हमारे लिए कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी व्याख्या करते हैं हम। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग कौन से हैं? राजस्थान के महत्वपूर्ण 6 महत्वपूर्ण दुर्ग है इसमें। क्यों? क्योंकि उनको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उनको मैं बता देता हूँ। 6 दुर्ग यूनेस्को की
सूची में शामिल 6 दुर्ग शामिल। कौन कौन सी जो यूनेस्को में शामिल है? देखिए इसमें सबसे पहले दुर्ग आता है आमेर की, बात कर लेते हैं जयपुर की, आमेर। दूसरा आता है इसमें गागरोन। एक आता है जैसलमेर। और एक आता है रणथंबोर। और एक आता है चित्तौड़गढ़। और एक आता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। तो देखिए आमेर दुर्ग कहाँ पर है? ये जयपुर में है, ठीक है ना, ये जयपुर में हमारा। गागरोन कहाँ पर है? ये मैं बता चुका हूँ, झालावाड़ में है, झालावाड़ में है। जैसलमेर, जैसलमेर को इसको जेसण फोर्ट भी कहा था, जैसलमेर में ये जेसण या सोनार, सोनार किला है। कहाँ पे? त्रिकुट पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर है ये। इसके अलावा त्रिकुट, नोट लगा के लीजिए, पर्वत पर करौली में केला देवी का मंदिर है। केला देवी का मंदिर है करौली में, करौली में, ठीक है। ये हो गया। रणथंबोर ये सवाई माधोपुर में है। और चित्तौड़गढ़ सबको पता है, चित्तौड़गढ़ में है। जलदुर्ग है। और बेडच और गंभीरी नदियों के संगम पर, बेडच व गंभीरी के संगम पर। कुंभलगढ़ ये राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग महत्वपूर्ण, तो इसकी मैं आपको एक बार विस्तार से चर्चा कर लेता हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग ठीक है ना। इनको शामिल कब किया गया था? एक मिनट में आपको बता देता हूँ। इन सबको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 21 जून 2013 को। नेक्स्ट देखते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। इसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा निर्माण, क्या भाई निर्माण, चलो लिख दिया, आप तो क्या काटे इसको, निर्माण गलत है वैसे, ठीक है ना। जरगा पहाड़ी पर, पहाड़ी पर राणा उदय सिंह का राज्य अभिषेक यहाँ हुआ, राज्य अभिषेक यहाँ पर हुआ, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण बात, प्रताप, राणा प्रताप का जन्म, इसमें क्या दो दुर्ग, ऊपर एक छोटा दुर्ग और बना हुआ कटारगढ़। जन्म कटारगढ़ के बादल महल में, इसी में है वो, अलग नहीं है, कटारगढ़ के बादल महल में, बादल महल में, ठीक है ना। इसके अलावा राणा कुंभा की पुत्र, इसके पुत्र उदा द्वारा हत्या कुंभलगढ़ में की गई, ठीक है ना। उदा, इसके बारे में, उदा मेवाड़ का प्रथम पितृ हंता था, जिसने पिता को मारा था, पितृहंता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है जो कि हमने लिख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी पूरी पोस्टमार्टम कर चुके हैं इस क्वेश्चन का, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है?
देखिए इनमें 3 तो तत्वाद्य यंत्र है और एक है वो अलग है। तो रवाज कौन सा है? रवाज दोस्तों ये तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। जंतर ये भी तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। कामायचा तत्वाद्य यंत्र है। ये तो याद करना पड़ेगा दोस्तों, इनमें कोई चारा नहीं है। तत्वाद्य यंत्र कौन से? अलगोजा। ये सुशीर वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र। अब हम चर्चा कर लेते हैं वाद्य यंत्र की, क्योंकि अब जब टॉपिक आ गया तो उनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। वाद्य यंत्र दोस्तों, वाद्य यंत्रों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तत्वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र तो घनवाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें क्या तारों की सहायता से बजाया जाता है, तारों की सहायता से बजाया जाता है, इसलिए इसको तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण दूं मैं, जैसे जंतर आ गया और रावणत्ता आ गया। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण 2 वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र की बात करो दोस्तों, तो इसमें धातु का उपयोग किया जाता है, धातु का उपयोग। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मजीरा हो गया, ठीक है ना, और खड़ताल हो गया, धातु के उपयोग से बजाए जाते हैं ना। मजीरा हो गया, खड़ताल हो गया, चिमटा हो गया, ये वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, तो ये वो है। इसके अलावा अवनद, चमड़े का प्रयोग करके, चमड़े को मढ़कर ये बनाया जाता है और उसी के साथ से बजाया जाता है, जैसे ढोल है ना, नौबत, ऐसे बहुत सारे हैं, डमरू, डेरू, बहुत सारे हैं। तो वो याद करना पड़ेगा और इंग्लिश क्वेश्चन आएगा, आप पढ़ के जाना जरूर। सुशीर फूंक देकर बजाया जाता है, फूंक, फूंक से बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गया, महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र यही हमारे कान्हा जी का। अब बात कर लेते हैं हम, देखो हमने पूरा वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा की है, तो इनमें जो ये अलगोजा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अलगोजा महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है? इसमें 2 बांसुरियों की सहायता से बनाया जाता है ये, तो बांसुरी की सहायता से बनाया जाता है, से बनाया जाता है ये। अरे बेटा, बनाया बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली दोस्तों ये क्लास, बनाया जाता है, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए टॉपिक से ले रहे हैं और उन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, बांस की लकड़ी से बनाया जाता है, लकड़ी से, जिसमें 4 या 7 छेद होते हैं, छेद होते हैं, क्योंकि उन छेदों से तो स्वर निकलता है। जैसे कान्हा जी बांसुरी बजाते थे, तो ऐसे इसमें 2 बांसुरी का यूज होता है। ठीक है ना, और महत्वपूर्ण इनके जो महत्वपूर्ण बात है, ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा प्राप्त है, इसको यंत्र है,
ठीक है। इसके अलावा घोगे खान महत्वपूर्ण इसके वादक है। घोगे खान महत्वपूर्ण वादक, महत्वपूर्ण वादक है। तो हम इसके बारे में बिल्कुल चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्य रसराज का को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। देखिए इसमें एक ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको दे देता हूँ, वो है बूंदी। देखिए आरपीएससी ने इसमें आंसर माना है बूंदी को, ठीक है ना, लेकिन मुझे इसमें मारवाड़ लग रहा है। आरपीएससी, अब आप डिसीजन करना, तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसको क्या मानते हो, ठीक है ना। मारवाड़ कैसे लग रहा है और बूंदी आरपीएससी ने क्यों माना है। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रसराज की, जो बूंदी के शासक भाव सिंह के दरबारी मतीराम द्वारा रसराज की रचना की गई। अन्य रचना क्या है, अन्य रचना भी याद कर लीजिए। रचना है ललित ललाम, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो होना चाहिए भाई बूंदी के भाव सिंह थे, उसने रसराज की रचना की है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो जो रसराज के चित्र है ना दोस्तों, इस ग्रंथ के चित्र, इसके चित्र नाथ संप्रदाय, एक मिनट, इसके चित्र नाथ संप्रदाय के मुख्य मंदिर महामंदिर जोधपुर में चित्रित किए गए हैं। तो इसके चित्र है रसराज ग्रंथ के, वो महामंदिर में चित्रित किए गए। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है किस शैली की साहित्यिक रचना रसराज, इसको चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया। तो जब जोधपुर के महामंदिर में इसको इसके चित्र वो चित्रित किए गए, तो मारवाड़ इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन वैसे इसकी रचना बूंदी के भाव सिंह के दरबारी कवि ने की, तो आरपीएससी ने ये माना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने इसके बारे में जो भी जानकारी थी वो आपको दे दी है। दूसरे हम चित्रकला इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब जब ये हमारे पास टॉपिक आ गया क्वेश्चन के रूप में, इसमें क्वेश्चन आएगा इस बार भी, तो चित्रकला की हम चर्चा कर लेते हैं। चित्रकला, तो राजस्थानी चित्रकला को हम 4 पेंटिंग स्कूलों में बांट सकते हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पर 4 इसके डिवाइडेशन कर सकते हैं हम, 4 भाग। सबसे महत्वपूर्ण है चित्रकला, जहाँ पर सबसे पहले विकास हुआ, मेवाड़ चित्रकला, मेवाड़ स्कूल। दूसरी मारवाड़ स्कूल, तीसरी ढूंढाड़ स्कूल में महत्वपूर्ण, ढूंढाड़। और चौथी है वो हाड़ौती स्कूल है चित्रकला, ठीक है ना। मेवाड़ स्कूल में भी बहुत सारी शैलियाँ हैं, जैसे हम देखते हैं महत्वपूर्ण शैली हो जाती है नाथ द्वारा। अब इसमें पूरा तो मैं लिख के बता नहीं सकता आपको। इसमें भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए गए, पिछवा ये इसमें बनाई गई नाथ द्वारा राजसमंद में। ये देवगढ़ में है, देवगढ़ ये भी राजसमंद में है, ठीक है। और एक है चावंड, इस शैली का शुभारंभ महाराणा प्रताप के समय हुआ और स्वर्ण काल था इसका, जो अमर सिंह के समय का माना जाता है।
और एक उदयपुर चित्रशैली, उदयपुर, इसका स्वर्णकाल है वो जगत सिंह द्वितीय काल माना जाता है। मारवाड़ चित्रशैली में जैसे हम देख सकते हैं जोधपुर चित्रशैली, ठीक है ना। जोधपुर चित्रशैली में इनकी शुरुआत मालदेव द्वारा की गई थी, चित्रशैली की शुरुआत। और इसमें जो रामायण के चित्र भी उकेरे गए ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें किशनगढ़ आ जाती है, किशनगढ़, जिसमें भगवान कृष्ण से संबंधित और बड़ी धनी का चित्र है वो बनाया गया है। और इसके अंतर्गत जैसलमेर, शॉर्ट में जैसलमेर चित्रशैली भी आ जाती है। इसके अंतर्गत बीकानेर चित्रशैली भी आ जाती है। इसके अंतर्गत नागौर भी आ जाती है, NGR, ठीक है ना। ये आ गए महत्वपूर्ण। ढूंढाड़ के अंतर्गत जैसे आमेर आ गई, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। जैसे जयपुर आ गई, आदम का चित्रण हुआ है इसमें, ठीक है ना। और पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्रण इसमें किए गए हैं। तीसरा, इसमें उनियारा चित्रशैली इसके अंतर्गत आती है। और चौथी, अलवर चित्रशैली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसमें वेश्याओं के चित्र भी बनाए गए, और वेश्याओं के चित्र बनाए गए, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है इसमें। और हाथी दांत पर चित्रकारी की गई है, ये अलवर चित्रशैली की बात बताया हूँ। इसमें महत्वपूर्ण आड़ती में आ जाती है मेरे कोटा, जिसमें शिकार के बहुत ही चित्र चित्रित किए गए, इसलिए इसको शिकार शैली भी कहा जाता है। इसमें श्री राम को शिकार करते हुए बताया गया है। दूसरा, इसमें महिलाओं को भी शिकार करते हुए बताया गया है। दूसरी, बूंदी चित्रशैली इसमें आ जाती है। और तीसरी, झालावाड़ चित्रशैली भी इसमें आ जाती है। तो दोस्तों, ये हम लगभग अपना शॉर्ट रूप में हमारे सभी चित्रशैलियों की चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम वाक्य सहित इसको कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर होगा राई। राई बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है, राई बहुत महत्वपूर्ण नृत्य। तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। राई भीलों का नृत्य है, भीलों का नृत्य है। सबसे लंबे समय तक 40 दिनों तक चलने वाला ये नृत्य है, 40 दिनों तक चलने वाला। इसके मुख्य पात्र पूछे जाते हैं, जैसे कुटकुड़िया, झामट्या, ठीक है ना। एक पात्र हो जाता है जैसे पुरिया, बुढ़िया, बणजारा बणजारी, बणजारा बणजारी, ऐसे बहुत सारे पात्र होते हैं इसमें। और ये शिव पार्वती व भस्मासुर से संबंधित है। ये मुख्य रूप से भस्मासुर से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा राई को पार्वती का मतलब उसके पार्वती को रिप्रेजेंट करता है, माता पार्वती को, पार्वती माता को ये रिप्रेजेंट करता है। और जो बुढ़िया है, पुरिया है, वो शिव या भस्मासुर को रिप्रेजेंट करता है, शिव या भस्मासुर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, भीलों का है ये सबसे लंबे तक। और इस समय जब ये होता है, ये भील इन दिनों पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं, शराब वगैरह का सेवन नहीं करते, ठीक है ना। दूसरा, इसके बारे में महत्वपूर्ण वो क्या बात मेरे को याद आई थी,
दिमाग से स्लिप हो गई। हाँ, इसमें पूरा पुरुष ही पात्र होते हैं, इसमें पुरुष ही पात्र होते हैं सभी। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा वालर और मांदल और भवाई, ये सभी महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो राय के बारे में हमने चर्चा कर ली। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। महिला नेता, जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। तो इसमें भी वही गड़बड़ हो गई, 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन हमको खुद को लिखना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन कर देते हैं हम, अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी, अंजना देवी। देखिए, इसमें हमारा आंसर सुशीला त्रिपाठी। अब बात करते हैं इनकी। इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण को लेकर दिल्ली के चांदनी चौक पर 1933 में सत्याग्रह किया। ठीक है ना। इस कारण इनको 6 माह हेतु जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया था। दूसरा, इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है, इनका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं है हमारी राजनीति में। महत्वपूर्ण महिलाओं में एक महत्वपूर्ण महिला हो जाती है अंजना देवी चौधरी। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अंजना देवी, राम नारायण चौधरी की पत्नी। राम नारायण, जो कि बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित और सीकर किसान आंदोलन से भी संबंधित रहे। राम नारायण सीकर के थे, चौधरी की पत्नी। ठीक है ना। किसान आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली महिला, गिरफ्तार होने वाली महिला थी। तो ये हमारी इस क्वेश्चन की व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? अब देखिए, डिंगल इसमें है एक काव्य शैली। ठीक है ना, हमारा ये ऑप्शन है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं राजस्थानी साहित्य के बारे में। राजस्थानी जो साहित्य है, राजस्थानी साहित्य, उसके साहित्य रूप को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी साहित्य व पूर्वी राजस्थानी साहित्य। पूर्वी साहित्य मतलब पूर्वी राजस्थानी का साहित्य। तो इसका साहित्य का रूप होता है, उसको कहा जाता है डिंगल। एक साहित्य का रूप है, साहित्य की शैली, जिस शैली में लिखा जाता है उसको डिंगल कहा जाता है। और इसको कहा जाता है पिंगल। पिंगल। अब सबसे ज़्यादा रचनाएं हुई हमारे वो डिंगल साहित्य में हुई है। डिंगल, डिंगल। तो डिंगल की महत्वपूर्ण रचना की बात कर लेते हैं। डिंगल की महत्वपूर्ण रचना, एक मिनट,
हाँ, तो विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई फ़ोन में, वो बार-बार रिकॉर्डिंग कट रही थी, तो वो भी रिकॉर्डिंग बीच में कट चुकी है, अब उसकी पीडीएफ भी नहीं बन पाएगी, लेकिन हम दोबारा शुरू करते हैं अब। यहाँ पर थे अब वेली कृष्ण रुक्मणी, जो डिंगल का महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। इसकी रचना पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़, जिनको ये गागरौन की जागीर है, वो अकबर के द्वारा दी गई थी। तो इस गागरौन दुर्ग में बैठकर इन्होंने इसकी रचना की है, वेली कृष्ण रुक्मणी की। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, महत्वपूर्ण रचना है डिंगल की ये। इसके अलावा कवि दुर्सा दुर्सा आडा ने इसको, इस रचना को, इसको पांचवा वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी, ये है। इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टेसी टोरी द्वारा डिंगल का हेरोस कहा गया। ये महत्वपूर्ण हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोली और जिला, ठीक है ना। तो है बागड़ी। बागड़ी कहाँ पे बोली जाती है दोस्तों? बागड़ी बोली जाती है हनुमानगढ़ में, जगरोटी करौली में, तावड़ी उदयपुर में और गोलवाड़ी सिलोई में। दोस्तों ये बागड़ी बोली है, बागड़ी ये घग्गर प्रदेश में बोली जाती है, मुख्य रूप से घग्गर प्रदेश, गंगानगर हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। और ये क्या बोलते हैं, जो मारवाड़ी है उसी की उपबोली है, उपबोली है। और जगरोटी ये करौली में बोली जाती है, ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। गोड़वाड़ी गोड़वाड़ प्रदेश में लूनी नदी के क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। और धावड़ी ये उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाड़ी की उपबोली है, ये मेवाड़ी की उपबोली है, ठीक है। तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की रचना रणमल छंद है, इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे दोस्तों श्रीधर व्यास। इसकी चर्चा करते हैं। श्रीधर व्यास है वो प्राचीन, एक मिनट, श्रीधर व्यास राजस्थान के राज्य के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, साहित्यकार। इनकी रचनाओं की हम चर्चा कर लेते हैं। इनकी रचना एक तो ये रणमल छंद होगी, इसके अलावा दुर्गा सप्तशती, सप्तशती है ना, और ईश्वरी छंद, ईश्वरी छंद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है, ठीक है ना। इसके अलावा और शिवदास की रचना चर्चा कर लेते हैं। ये इनका नाम, पूरा नाम शिवदास गार्डन है। इनके द्वारा अचल दास खिंचीरी वचना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अचल दास खिंची री वचनिका इनकी रचना की गई, खिंची राजवंश संबंधित है। बादर इनके द्वारा वीरमायण नामक ग्रंथ की रचना की गई, वीरमायण महत्वपूर्ण रचनाकार है। प्राचीन हम रचनाकार है ये ज़्यादातर इनमें। हरिभद्र सूरी ये बहुत 8वीं 9वीं सदी के रचनाकार है, 8वीं 9वीं सदी के साहित्यकार है। चित्तौड़ में 1400 से अधिक ग्रंथों की इन्होंने रचना की इन्होंने। ये हमारा इस क्वेश्चन की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? देखिए नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर है,
ये 1672 में राज सिंह द्वारा बनवाया गया, राज सिंह द्वारा। जब 1669 में औरंगजेब के द्वारा मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए गए तो यूपी से ये मूर्ति लेकर आए थे कुछ, तो यहाँ पर इनको राज सिंह ने शरण दी और अपने यहाँ पे मंदिर बनवाया गया, जिसको हवेली संगीत यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, ये 1439 की बात है। कुंभा के मंत्री धरणक शाह द्वारा बनवाया गया, धरणक शाह द्वारा बनवाया गया। जगदीश मंदिर, ये 1451 में जगत सिंह द्वारा बनवाया गया। जगत सिंह, थोड़ा गलत कर रहा हूँ, 1431 कहाँ से आ गया, 1431 में तो जगत सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया। आबाने का, ये 8वीं 9वीं सदी का, इनका एग्जैक्ट पता नहीं है। चौहान राजा चांद द्वारा बनवाया गया, चांद द्वारा। ठीक है ना। ये कहाँ पर है, ये राजसमंद में है, समंद में है। रणकपुर का मंदिर, ये आपको पाली में मिलेंगे। उदयपुर, तो ये उदयपुर में ही है। आबानेरी की मस्जिद, ये दौसा में है। इस तरह सबसे प्राचीन कौन सा हो गया, ये आबानेरी वाला हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है। दोस्तों, जो भगवान विष्णु की किसी ना किसी रूप में उपासना या भक्ति करते हैं, अलग अलग रूप भगवान के, तो उनको वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं। तो बहुत सारे संप्रदाय, जैसे निम्बार्क है, ये वैष्णव है। वल्लभ है, ये भी वैष्णव है। निष्कलंक है, ये भी वैष्णव है। लालदास जी है दोस्तों, ये वैष्णव नहीं है, ये लालदास जी के द्वारा चलाया गया था, लाल दास जी द्वारा। तो हम इन सभी की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लालदासी संप्रदाय महत्वपूर्ण संप्रदाय है। मेवात क्षेत्र का, अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है। ये भरतपुर के मेवों का संप्रदाय है, मेवों का। ठीक है ना। प्रवर्तक लाल दास जी। मुख्य पीठ नंगला जहाज भरतपुर में है। भरतपुर और अलवर का ही ये है। दूसरा, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, सांप्रदायिक सद्भाव, क्योंकि लालदास जी ईश्वर की राम रूप में उपासना करते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक हो जाता है। एक मुस्लिम होकर वो राम रूप में इसकी उपासना कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो लालदास संबंधित की महत्वपूर्ण बात हो गई। नेक्स्ट अब हम चर्चा कर लेते हैं निम्बार्क संप्रदाय। इनको निम्बार्काचार्य के द्वारा चलाया गया। इसकी महत्वपूर्ण पीठ हमारे यहाँ निम्बार्क संप्रदाय की चर्चा करते हैं। निम्बार्क किधर गया, निम्बार्क संप्रदाय। मुख्य पीठ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्य पीठ किसने चलाया है और मुख्य पीठ कहाँ है। मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। स्थापना किसने की, स्थापना परशुराम द्वारा। इसके उपनाम
उपनाम, इसके उपनाम पूछे जाते हैं। हंस संप्रदाय भी कहा जाता है इसको, सनक या सनकादिक संप्रदाय कहा जाता है, सनकादिक, या नारद संप्रदाय भी कहा जाता है इसको, नारद संप्रदाय। ये उपनाम ही पूछे जाते हैं। तो ये हमारा निम्बार्क संप्रदाय हो गया। दूसरा नेक्स्ट क्या था, वल्लभ संप्रदाय। चलो इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय ये बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय है हमारा, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय राजस्थान का महत्वपूर्ण संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय। मुख्य पीठ, मुख्य पीठ नाथ द्वारा, RJSMD, समझ जाना, राजसमंद है। यहाँ की पिछवाइया प्रसिद्ध है, पिछवाइया। भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र, भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र करे जाते हैं कागज के कपड़े पर, ठीक है ना, तो उन्हें पिछवाइया कहते हैं, जीवन से संबंधित। मुख्य पीठ हो गई। जो वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर श्रीनाथ जी की बाल रूप में पूजा होती है, यहाँ पर बाल रूप में पूजा। इसका निर्माण 1672 में राज सिंह द्वारा करवाया गया। राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया, निर्माण, ठीक है। और यहाँ का हवेली संगीत प्रसिद्ध है, हवेली संगीत, क्योंकि उस टाइम क्या औरंगजेब ने आदेश दे रखे थे कि मंदिर को तोड़ना है, तो ऐसा भाई औरंगजेब को पता नहीं चले, इसलिए इसका मंदिर का निर्माण वो एक हवेली के रूप में करवाया गया। तो वो मंदिर का तोड़ रहे थे, तो यहाँ पर संगीत बजता था, इसलिए उसको हवेली संगीत कहा गया फिर। तो ये हमारी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट इसमें निष्कलंक संप्रदाय, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम। निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, ये भी महत्वपूर्ण संप्रदाय है। प्रवर्तक संत मावजी, संत मावजी, ठीक है ना। ग्रंथ, इसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है चोपड़ा, संत मावजी का ये, जो कि दिवाली के अवसर पर, दिवाली पर दर्शन के लिए रखा जाता है, बाहर निकाला जाता है दर्शन, दिवाली पर इसके दर्शन होते हैं। इनके जो मुख्य धाम है वो बेणेश्वर है, संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया था बेणेश्वर धाम, मुख्य पीठ है। जिनको माघ पूर्णिमा पर इनका मेला बढ़ता है, इसको कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसको, ठीक है ना। संत मावजी का ये संप्रदाय है। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे हम इसके बारे में और महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। इनको भगवान विष्णु का, या बोल सकते हैं आप कृष्ण का, एक ही बात है, कृष्ण का निष्कलंकी अवतार माना जाता है, निष्कलंकी अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो जो मेला बढ़ता है दोस्तों, ये बढ़ता है कहाँ पे बढ़ता है, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर है ये बेणेश्वर धाम। तो ये इसके हमने सभी जो हमारे ऑप्शन है उनकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। दादू पंथ के नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसके हमारा आंसर यहाँ पर सुंदरदास जी होएगा, लेकिन हम दादू संप्रदाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं अब। दादू पंथ, इसके स्थापनाकर्ता या प्रवर्तक बोल तो स्थापना किसने की,
संत दादू द्वारा। मुख्य पीठ, मुख्य पीठ इसको नरेना भी कहते हैं और नारायणा भी बोलते हैं। ये है जयपुर में, शॉर्ट में जेपी। ठीक है। और 6 उपशाखाएं है, उपशाखाएं है, शाखाएं है, 6 उपशाखाएं है। कौन कौन सी है? नागा, खालसा, खाकी, उत्तरादे, उत्तरादे, नागा, खालसा, खाकी, उत्तरादे। 5वां विरक्त और निहंग, छठी निहंग। ये 6 उपशाखाओं में ये विभाजित है। हमसे पूछा गया नागा शाखा के प्रवर्तक। नागा शाखा के प्रवर्तक संत सुंदरदास जी थे। ठीक है ना। अब सुंदरदास जी की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण संत रहते हैं। सुंदर दास जी, इनका जन्म दौसा में, जन्म। ठीक है। 42 ग्रंथों की रचना, महत्वपूर्ण है। 42 ग्रंथों इनों के द्वारा रचना की गई थी। नागा शाखा के प्रवर्तक, नागा शाखा के प्रवर्तक थे ये। ठीक है ना। ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र और सुंदर सार, पावनी, इम्पोर्टेंट रचनाएं है, रचनाएं है। दूसरा, राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य इनको कहा जाता है, शंकराचार्य इनको कहा जाता है, शंकराचार्य। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब हम चर्चा कर लेते हैं, जो रजब जी है इनकी चर्चा कर लेते हैं। रजब जी की हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रजब जी सांगानेर के थे। विवाह करने जाते समय दादू जी के उपदेश सुने तथा बाद में विवाह न कर आजीवन दूल्हे के वेश में उपदेश देते रहे, उपदेश देते रहे। तो ये महत्वपूर्ण हो जाते। और एक हमारे महत्वपूर्ण हो जाते गरीबदास जी, ये इन्हीं के दादू जी के पुत्र थे। ठीक है ना। मलुकदास जी, ये भी इन्हीं के नागा जो शिष्य थे, इन्हीं के शिष्य थे। तो गरीबदास जी की भी चर्चा कर लेते क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। गरीबदास जी, गरीबदास जी दादू के पुत्र और खालसा शाखा के प्रवर्तक, खालसा के प्रवर्तक थे। ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं दोस्तों, दादू के कुल 152
शिष्य थे, जिनमें से 52 महत्वपूर्ण, कहाँ गया, 52 महत्वपूर्ण थे, जिनको 52 स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। स्तंभ कहा जाता है। इनका सत्संग स्थल है दोस्तों, सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। अलख दरीबा कहलाता है, ठीक है ना। इस संप्रदाय के लोग मृत्यु होने पर जलाते नहीं है, जबकि जंगल में जानवरों के लिए छोड़ देते हैं। जानवरों के लिए छोड़ देते हैं। तो हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की दादूवंत के बारे में, और ये महत्वपूर्ण हमारे नाम से दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता राम जी से संबंधित नहीं है। तो अब हम देखे थे रोणेचा, ये यहाँ पर रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। रामदेव जी का मुख्य मंदिर है, तो ये तो इनसे संबंधित हो गया, ये आंसर नहीं बन सकता। पोखरण, रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया, यहाँ पर राक्षस का वध किया, तो ये भी इनसे संबंधित हो गया। मसूरिया, यहाँ इनका अन्य मंदिर है, तो ये रामदेव जी से संबंधित है, ये भी रामदेव से संबंधित है, ये भी रामदेव जी से संबंधित। तो बनेड़ा इनसे संबंधित नहीं है, तो ये हमारा ये आंसर होगा। आंसर ये है हमारा, बनेड़ा एक फोर्ट है जो कि भीलवाड़ा में है, और हमारे महत्वपूर्ण संत है रामदेव जी, तो इसकी हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। रामदेव जी महत्वपूर्ण संत है। जन्म कहाँ पर हुआ? उडू कश्मीर गांव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। माता पिता ये भी पूछे जा सकते हैं। माता पिता, ये महत्वपूर्ण संत है हमारे, माता पिता पत्नी। मेणादे, अजमाल जी, और पत्नी थी नेतल दे। सांप्रदायिक सद्भाव का इनका मेला बढ़ता है। सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोक देवता, क्योंकि हिंदू इनको भगवान विष्णु का अवतार मान के पूजा करते हैं। विष्णु का अवतार मानकर पूजते हैं, जबकि मुस्लिम राम सा पीर के रूप में इसकी पूजा करते हैं। राम साहा पीर के रूप में इसकी पूजा करते हैं। हम सब पीर मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इनका
मेला है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11वीं तक, एकादशी तक। रोणेचा जैसलमेर में बढ़ता है, जैसलमेर में बढ़ता है। ये दोनों तिथि महत्वपूर्ण है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया, इस दिन का जन्म होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11वीं एकादशी, इसमें समाधि ली, राम सरोवर तालाब के किनारे जैसलमेर में समाधि ली थी इन्होंने। तो ये हमारा रामदेव जी। और भी इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें, कामड़िया पंथ चलाया, कामड़िया पंथ चलाया। इनके जो और क्या बताओ इनके बारे में, चलो यही बहुत है इनके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उन दो राजपूत नेताओं को पहचाने जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था, ठीक है ना। राव लूणकरण और जेत सिंह, ये बीकानेर के थे। और लूणकरण जिनको कलयुग के कारण की संज्ञा दी जाती है, कलयुग का कारण, कलयुग का कारण। तो इसमें ये तो नहीं है, राव लूणकरण और कल्याणमल था लेकिन लूणकरण नहीं था। ये जेत सिंह का पुत्र था, जेत सिंह का पुत्र। बीरमदेव और कल्याणमल, बिल्कुल ये दोनों थे। बीरमदेव मेड़ता के शासक थे, कल्याणमल बीकानेर के शासक थे। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे मालदेव से कब युद्ध हुआ। तो ये युद्ध की बात हो रही है 5 जनवरी 1544 को जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध। इसकी बात हो रही, तो इसमें मालदेव थे, एक तरफ तो मालदेव, दूसरी तरफ थे शेरशाह। तो इनका साथ दिया था ये बीरमदेव, क्योंकि इन्होंने, ये मेड़ता के थे तो मेड़ता पे इन्होंने अधिकार कर लिया इन्होंने, मालदेव ने, तो इसलिए इन्होंने इसका साथ दिया। दूसरी बात, कल्याण सिंह जो कल्याणमल इन्होंने साथ क्यों दिया, एक बीकानेर के थे, बीकानेर के थे। तो इनके क्या, इनके पिता को 1541 में पाहेबा के युद्ध में इनके पिता की हत्या कर दी गई, पिता की हत्या, और इनको यहाँ से भागना पड़ा, पिता की हत्या कर दी इन्होंने, और यहाँ पर बीकानेर पर अधिकार कर लिया मालदेव ने, इसलिए ये इनकी तरफ हो गए दोनों। इनके सेनापति थे जेता और कूपा, तो इनको भी, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, जेता और कूपा। तो शेरशाह ने चतुराई से काम लिया और मतलब इनके मध्य जो फूट पाड़ दी और कुछ ऐसे जाली पत्र भेजे कि, और मालदेव को ऐसा लगा कि भाई ये हमारे विरुद्ध है, तो वो रात को ही, मतलब युद्ध से पहले ही यहाँ से निकल दिए, और फिर बाद में इन्होंने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया और बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा, और बड़ी मुश्किल से जो शेरशाह को जीतने दिया था। बाद में शेरशाह ने इसी बहुत प्रसिद्ध कथन कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि मुट्ठी भर बाजरा होता है मारवाड़ में, और क्या होता है, तो इसी वजह से बड़ी मुश्किल से हारते हारते उसको जीत मिली थी। जेता और कूपा इतनी बहादुरी से लड़े, और इसने चालाकी से उनमें अविश्वास पैदा करके इनको अलग कर दिया। तो इस तरह ये युद्ध जीता था, और इसमें ये वीरमदेव और कल्याण इनकी तरफ हुए थे, क्योंकि 1541 में जो पाहेबा का युद्ध हुआ था, इसमें इनके पिता की हत्या कर दी इन्होंने रावजेत सिंह की, और इनको शेरशाह की शरण में जाना पड़ा था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ,
निम्न में से सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। देखिए ये सीकर के थे और इनसे संबंधित है। हरि ब्रह्मचारी ये भी इनसे संबंधित है। मास्टर चंद्रपाल ये भी संबंधित है। नैनूराम शर्मा बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। किसान आंदोलन से संबंधित है ये, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते, ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। सीकर किसान आंदोलन कब हुआ? 1922 के लगभग की बात है। लगान 25 से 50% तक बढ़ा दिया गया था। 85% तक बढ़ा दिया गया, इसलिए ये आंदोलन हुआ। रामनारायण चौधरी ने डेली हेराल्ड नामक न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित करवाया और इसकी ये चर्चित हो गया, इससे चर्चित हो गया, बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया पूरे देश में, और विदेश में भी इसकी चर्चा होने लगी थी सीकर किसान आंदोलन। इसका नाम भी बदला बाद में, शेखावाटी किसान आंदोलन हो गया इसका नाम, शेखावाटी। तो ये हमारा सीकर किसान आंदोलन में बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा आंदोलन की बात करें दोस्तों, आंदोलन में हमें तो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है वो बिजोलिया किसान आंदोलन रहा दोस्तों। उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक सबसे लंबा 44 वर्षों तक व्यवस्थित व अहिंसक आंदोलन, देश का अहिंसक आंदोलन 3 चरणों में हुआ था ये। तो मुख्य नेताओं की बात करूं मैं तो साधु सीताराम दास महत्वपूर्ण नेता। प्रथम चरण के महत्वपूर्ण नेता थे ये साधु सीताराम दास। दूसरे चरण के महत्वपूर्ण नेता में आपको नाम आता है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह, जिनका भूप सिंह मूल नाम था, यूपी के रहने वाले थे विजय सिंह पथिक। ये दूसरे चरण के महत्वपूर्ण नेता थे, दूसरे चरण के महत्वपूर्ण नेता थे। तीसरा माणिक्य लाल वर्मा, जमना लाल बजाज, माणिक्य लाल वर्मा, जमना लाल बजाज, क्योंकि लगान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था यहाँ पर। ये तीसरे चरण के महत्वपूर्ण नेता थे, तीसरे चरण के महत्वपूर्ण नेता थे, क्योंकि 84 प्रकार की लाग बाग लगी हुई थी किसानों पर, 84 प्रकार की लाग बाग तो ये हमारा महत्वपूर्ण आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट उन कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। बालमुकुंद मिश्रा, आगरमल गोपा, रमेश स्वामी, ज्वाला प्रसाद शर्मा। तो ये नहीं है, इन सभी ने अपने प्राण वो नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए बलिदान कर दिए। ये भी है लेकिन इनके प्राण नहीं गए थे, तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने बालमुकुंद मिश्रा 1942 में उत्तरदायी शासन को लेकर मारवाड़ में आंदोलन तथा जेल में खराब भोजन व दुर्व्यवहार को लेकर इनके द्वारा भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताल की गई तथा इस दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा हमारे देश में करने वाले थे जतिन दास, जिनकी जेल में भूख हड़ताल को लेकर मृत्यु हुई थी, इसलिए इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है।
जतिन दास कहा जाता है, इसी वजह से इनको। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं सागरमल गोपा की। सागरमल, इन्होंने भी नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर महत्वपूर्ण काम किए और अपने प्राण भी उत्सर्ग किए, ठीक है ना। जवाहर सिंह थे, जवाहर सिंह जैसलमेर के राजा थे, जैसलमेर के राजा ने 6 माह के लिए जेल में डाल दिया इनको। 6 माह के लिए राजनीतिक जागृति और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण, मतलब उनको जागृति के लिए प्रोत्साहित किया। जेल में 6 साल था, ये 6 साल डाल दिया तथा केरोसिन छिड़कवाकर इनको जला दिया, हत्या कर दी। केरोसिन छिड़कवाकर जेल में हत्या कर दी, जेल में हत्या कर दी इनकी। तो इस तरह इनके भी प्राण गए। दूसरा, इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण, इन्होंने लिखा था जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, ये महत्वपूर्ण रचना थी इनकी, गुंडा राज। वह गुंडा ऐसा है, गुंडा राज है ना, जैसलमेर में गुंडा राज। और आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने। दूसरा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये महत्वपूर्ण रचना है इनकी। अब तीसरे नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्राण त्यागने वाले वो है, हमारे ऑप्शन में दिए गए, क्या नाम है इनका, रमेश स्वामी। इनकी चर्चा कर लेते हैं। रमेश स्वामी भरतपुर प्रजामंडल के महत्वपूर्ण नेता, जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए काम किया। प्रजामंडल के महत्वपूर्ण नेता थे ये, महत्वपूर्ण और नेता, तथा 1947 में बेगार विरोधी आंदोलन में मारे गए। तो इस तरह इनकी भी सक्रिय रूप से रहते हुए मृत्यु हो गई। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है, और इसमें गलत था वो क्या था, ये इसमें गलत था, ज्वाला प्रसाद। तो ये हमारा क्वेश्चन की व्याख्या हो चुकी है पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों। राजस्थान में मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब इसकी हम विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो ये कोटा के थे, हमारा आंसर तो हो गया कोटा विद्रोह। 1857 क्रांति की चर्चा कर लेते हैं। कोटा विद्रोह कब हुआ, कब, 15 अक्टूबर 1857। नेता जयदयाल मेहराब खां। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी बर्टन तथा शेल्डर की हत्या कर दी तथा बर्टन का सिर है, मेजर बर्टन का सिर, बर्टन का सिर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया। दोस्तों ये पहला ऐसा जगह था जहाँ पर सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी विद्रोह हुआ था, जन विद्रोह था यहाँ पर। कोटा में घुमाया गया घुमाया गया। और महत्वपूर्ण इसके बारे में, राम सिंह जो राजा थे, राम सिंह द्वितीय यहाँ के, राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया, उनके महल में नज़रबंद किया। फिर इनका विद्रोह 6 माह बाद, 6 माह बाद रॉबर्ट्स
व करौली के मदन पाल ने विद्रोह दबा दिया। 6 माह बाद, मतलब अक्टूबर में शुरू हुआ था, नवंबर दिसंबर मार्च में दबा दिया गया, विद्रोह दबा दिया गया। तो ये था महत्वपूर्ण विद्रोह। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते, बहुत बार पूछे जाते, ज़्यादातर यही पूछा जाता। मेहराब खान कहाँ के क्रांतिकारी थे, जयदयाल कहाँ के क्रांतिकारी थे, कोटा में विद्रोह किसने किया, और यहाँ के नेता कौन थे, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, जो पॉलिटिकल एजेंट थे, जो मेजर बटन थे, ठीक है ना। तो यही पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब जब हम क्रांति की बात आ गई तो हम महत्वपूर्ण सैनिक छावनियों की चर्चा कर लेते। राजस्थान में 6 सैनिक छावनी थी। राजस्थान में 1857 के समय छावनियाँ, तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले नाम लिखते खेरवाड़ा, ये थी उदयपुर में। ब्यावर, ये थी अजमेर में, शॉर्ट में अजमेर। और एरिनपुरा ये थी पाली में। और नीमच, और ये पहले राजस्थान में था लेकिन अभी फिलहाल एमपी में है ये, ठीक है ना। और एक और कौन सी थी? देवली टोंक, देवली टोंक। और एक थी नसीराबाद, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आएगा 1857 की, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ इसमें। तो महत्वपूर्ण बात, यहाँ इन 2 में विद्रोह नहीं हुआ। विद्रोह सिर्फ 4 में हुआ, 6 में से विद्रोह नहीं हुआ। अब 1857 संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य कर लेते हैं हम। 1857, तो इसमें इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 1857 की क्रांति के इम्पोर्टेंट तथ्य, ठीक है ना। अठारह सत्तावन की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत 28 मई देश में हो गई थी। 10 मई को मेरठ से, 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई, ठीक है ना। इसके अलावा महत्वपूर्ण चर्चा, जो एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने माउंट आबू में विद्रोह किया। और इन्होंने कब किया? अगस्त 1857 में इन्होंने विद्रोह किया। 21 अगस्त के लगभग इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है ना। इसके अलावा जो नीमच है, नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। देवली टोंक में जो नीमच के सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया। नीमच के सैनिकों ने ही 5 जून 1857 को किया। महत्वपूर्ण है, एरिनपुरा के सैनिक व आहुआ के कुशाल सिंह
चंपावत, एक हो गए। और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 2 लड़ाइयाँ लड़ी जो महत्वपूर्ण लड़ाई है। बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। एक तरफ तो थे क्रांतिकारी, जिनमें हिरनपुरा सैनिक छावनी और आउवा पे कुशाल सिंह थे क्रांतिकारी। दूसरी तरफ थे, युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ। इधर थे जो मारवाड़ के, मारवाड़ हो गया है, मारवाड़ के सेनापति ओनाड सिंह पवार, ओनाड सिंह पवार प्लस अंग्रेज कैप्टन हीथकोट, हीथकोट। इनमें इनकी विजय हुई तथा ये मारा गया। बस ये महत्वपूर्ण है इसमें। पहले युद्ध में क्रांतिकारी विजय, दूसरा युद्ध करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। ये 18 सितंबर को हुआ, 10 दिन बाद में 1857 को। इधर थे वही क्रांतिकारी कुशाल सिंह और हिरनपुरा के सैनिक क्रांतिकारी वर्सेज, इस बार क्या नाम है, एक तरफ तखत सिंह आ गया अपनी सेना लेकर, तखत सिंह अपनी सेना लेकर आया, तखत सिंह की सेना थी। दूसरा एजीजी स्वयं सेना लेकर आया, एजीजी प्लस जो पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन था, मैकमोसन। ये इतने सारे थे। पॉलिटिकल एजेंट मारवाड़ का मैकमोसन था, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है तो पेज बदल जाता। तखत सिंह अपनी सेना लेकर आया था। तो यहाँ पर भी क्रांतिकारी विजय। और इसमें महत्वपूर्ण घटना, मैकमोसन मारा गया तथा इसका मैकमोसन का सिर है, मैकमोसन का सिर आहुआ के किले पर टांगा गया, आहुआ के किले पर टांगा गया। तो इस तरह इन्होंने ये क्रांति में भाग लिया। बाद में 1858 में जाके ये यहाँ से छोड़ के चले गए। जनवरी में जाकर इनका अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है ना। दूसरा इनकी कुलदेवी थी, कुलदेवी थी वो नाम याद नहीं आ रहा, शायद कुशाला माता थी। और बाकी इसकी क्या नाम था यार, दिमाग से स्लिप हो रहा है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि गलत मैं बताना नहीं चाहता। हाँ तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे 1857 की युद्ध की, जो कुल 1857 की क्रांति की देवी थी। 1857 की क्रांति की देवी वो थी सुगाली माता। सुगाली माता कहाँ पर है? आहुआ में ही इनका मंदिर है, आहुआ पाली में। इनके 10 सिर व 54 हाथ है। दूसरा, ये कुशाल सिंह की कुल देवी है, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब। ये देखिए, करमसोत कुलह निम्न में से कौन सी राजवंश से संबंधित है? तो ये है राठौड़ राजवंश से संबंधित। करम सिंह के द्वारा चलाया गया है, करम सिंह द्वारा, जो कि राव जोधा के पुत्र थे।
इसके पुत्र थे। ठीक है, इसको और समझते हैं। राव जोधा, इसके पुत्रों ने सबसे ज़्यादा अपना साम्राज्य विस्तार किया, राठौड़ वंश को फैलाया। इनके पुत्र थे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक तो थे बीका, इसने बीकानेर बसाया 1465 में। बिद्दा और दूदा, वीर सिंह, बरसिंह। ठीक है, इसके अलावा करम सिंह और एक और है सातल। ये सब इसके पुत्र थे। तो इसने तो बीकानेर बसा दिया 1465 में, बीकानेर बसा दिया। इसने बीदा को इसने क्या नाम है, द्रोणपुर और छापुर यहाँ का शासक बनाया। द्रोणपुर, छापर यहाँ का शासक बनाया। दूधा को इनको मेड़ता दिया, इनको मेड़ता की जागीर दी। करम सिंह को आसोप, खींवसर व नाडसर यहाँ की जागीर दी। और इसने ही करमसोत कुल चलाया, करमसोत जो कुल है वो चलाया। इसको राजा बनाया। सबसे छोटे बेटे को यहाँ का उत्तराधिकारी इसने घोषित किया। रानियों के प्रभाव में आकर करते थे सब राजा ने वैसे ही किया, ऐसा इसने किया। तो ये हमारी इसकी व्याख्या। ठीक है ना। शेखावत, सिसोदिया राजवंश, इसकी स्थापना 566 ईस्वी में गुहिल द्वारा की गई थी। गुहिल द्वारा, क्योंकि इसको पहले गुहिल राजवंशी कहा जाता था। सिसोदिया राजवंश कब से बना है? सिसोदिया राजवंश का शासन शुरू हुआ यहाँ पर, क्या नाम है, राणा हम्मीर से। राणा, क्योंकि वो गुहिली दो भागों में विभक्त हो गया था पहले, तो 1326 से शुरू होकर सिसोदिया चला है। ये दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है, वैसे थोड़ा शाखाएँ अलग अलग हो जाती है। गुहिल राजवंश बोल सकते इसको। 1326 से और 1949 लास्ट तक यही इसने शासन किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में था? आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन से दरबारी विद्वान? देखो, हापा, बारठ, ये महत्वपूर्ण थे। और दूसरे एक वो थे, क्या नाम है, हरिनाथ जी और जगन्नाथ, जिनके द्वारा रचित मानसिंह रचित ग्रंथ है मानसिंह कीर्ति रत्नावली, कुछ ऐसे नाम है, थोड़ा ये लिखा था इसने। और दोबारा एक और था इनका महत्वपूर्ण, वो क्या नाम है, राय मुरारीदास, इसका ग्रंथ है राय मुरारीदास, इसका ग्रंथ था वो क्या नाम, मान प्रकाश, इनका ग्रंथ है मान प्रकाश। और इनका महत्वपूर्ण कवि था पुंडरीक विट्ठल, इसके द्वारा रचित ग्रंथ है राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय आदि इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये जो कुलपति मिश्र बिहारी, ये जयसिंह के दरबारी विद्वान है, जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने 1300 जो रणथंबोर का अभियान हुआ था उसके दौरान कौन मारा गया था? ये होता है रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में होता है। हम्मीर वर्सेज AK के मध्य 1301 में। इधर इसके सेनापति थे रणमल व रतिपाल। तो इसमें ये मर गया था, ठीक है ना, रतिपाल। इन्होंने धोखा दिया और अलाउद्दीन की तरफ हो गए। इसके सेनापति थे उलुग व नुसरत।
किले से एक पत्थर आया और उससे इनकी मृत्यु हो गई। ये थे उलुग खान। इनको क्या बताऊँ आपको, हाँ, इनको युद्ध के बाद में प्रशासक बनाया गया, रणथंभौर का प्रशासक, रणथंभौर का बनाया गया इनको, रणथंभौर का प्रशासक इनको बनाया गया, ठीक है ना। युद्ध क्यों हुआ, युद्ध का कारण महत्वपूर्ण, और बहुत कारण थे साम्राज्य विस्तार वगैरह युद्ध का कारण, लेकिन महत्वपूर्ण कारण मैं बताऊँ आपको, इनके जो विद्रोही थे, भागे हुए सेनापति थे, मोहम्मद शाह और कैबरू, मोहम्मद शाह व कैबरू को शरण, ये महत्वपूर्ण कारण था, इनको उन्होंने लौटाया नहीं, और ये महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से युद्ध हुआ। दूसरा, राजस्थान का प्रथम शाका। अब शाका में दो चीज़ें घटित होती है, शाका में दो चीज़ें घटित होती है, तब इसको शाका माना जाता है पूर्ण रूप से। एक तो होता केसरिया और एक होता जौहर, ठीक है। केसरिया करते हैं जब जो पुरुष लोग होते हैं वो केसरिया पगड़ी धारण करके युद्ध में चले जाते हैं, मरने और मारने के लिए सिर्फ लास्ट ऑप्शन ये होता है, ये किया था अमीर ने। और जौहर किया था देवलदे, इनकी पुत्री देवलदे व रानी रंग देवी ने। और ये था जल जौहर, जल जौहर प्रथम और अंतिम था जल जौहर, ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य रणथंभौर से संबंधित। रणथंभौर, यहाँ पर 32 खंभों की छतरी, अमीर द्वारा बनवाई गई अपने पिता की याद में। सुपारी महल, सुपारी व जोगी महल, जोगी महल, ठीक है ना। इसके अलावा नौलखा दरवाज़ा, इसका है किले का नौलखा दरवाज़ा। गणेश मंदिर, प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लघु पाषाणकालीन, निम्नलिखित में से लघु पाषाणकालीन संस्कृति कौन होती है। लघु पाषाणकालीन क्या होता है, इसका आशय मध्य पाषाण को ही लघु पाषाण कहा जाता है, क्योंकि उपकरण या हथियार बोल सकते हो आप, हथियार छोटे छोटे होने के कारण नाम लघु पाषाण पड़ा। ये ज़्यादातर सभ्यताएं लूनी, बनास और बेडच नदियों के किनारे ही थी सभ्यताएं, नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई है। सभ्यताएं मध्य पाषाण काल की, इसमें सोचता है दनेरिया तिलवाड़ा, ये मध्य पाषाण काल की है। मध्य पाषाण, ये है, ये ताम्र पाषाण कालीन है। ताम्र पाषाण कहाँ पर है, ये सिक्कर में है। कहाँ पर है, कांकली नदी के किनारे है। इसको ताम्र पाषाण संस्कृतियों की जननी कहा जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीनतम ताम्र के जो उपकरण मिले यहाँ से मिले। इसके अलावा महत्वपूर्ण सभ्यता में बताओ आपको, बागौर हमारे नाम से है, भीलवाड़ा में है। कोठारी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है। वी एन मिश्र ने खोज की है, वी एन मिश्र द्वारा खोज 1967 में अंतर के त्रयमायान यहाँ पर खोज की गई थी, ठीक है ना। और कृषि 14 प्रकार की कृषि के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, पशुपालन के अवशेष मिले हैं। 5 कंकाल मिले हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण सभ्यता मंडफिया, ये भी भीलवाड़ा में है।
भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे नाम से तो यही है, मंडाफिया हो गई, और सभ्यता जैसे आहड़ है, ये उदयपुर में है, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं, कोई नाम से वो दी गई है। और बागोर को महत्वपूर्ण तथ्य, बागोर को अरे यार दिमाग से स्लिप हो रहा, क्या नाम था वो बागोर को, हाँ चलो नाम स्लिप हो गया, तो कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य था वो दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है, नहीं दिमाग में आ नहीं रहा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर दिमाग में आता है तो मैं बताऊंगा आपको। पिछवाइया निम्न में से कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाइया दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था, पिछवाइया भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र, वो कपड़े पर उकेरना, कपड़े पर उकेरना, इनको पिछवाइया कहते हैं, ठीक है। ये पिछवाइया प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी जो कि वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है अपने यहाँ पर, ठीक है ना। और ये मंदिर बनवाया गया था 1672 ईस्वी में राज सिंह के द्वारा मंदिर बनवाया गया था, जब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था 1669 में, मंदिर तोड़ने का आदेश दिया गया था, तब यूपी से कुछ पुजारी वो इसको लेकर आए थे यहाँ पर, और इस तरह ये यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात बता दूँ मैं आपको, लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। 5 लोक देवता इम्पोर्टेंट है, पंचपीर कौन कौन है? एक है रामदेव जी, इनके मौसेरे भाई अड़बू जी, गोगा जी, और 3 4 मेहा जी और 5 बाबू जी। और बाबू जी ऊँटों के देवता लक्ष्मण के अवतार, ठीक है ना। गोगा जी जार पीर की उपाधि दी जाती है इनको, महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, और इनमें हिंदू और मुस्लिम इसकी पूजा करते हैं मंदिर में दोनों, तो ये भी सांप्रदायिक सद्भाव का वो हो गया मंदिर। गोगा जी के अलावा कौन से है? तेजा जी बहुत महत्वपूर्ण लोक देवता है, अजमेर के देवता है। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ, था, ठीक है ना। पर्वत सर में इनका पशु मेला होता है, पर्वत सर पशु मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा बिगेस्ट मेला है, पशु मेला है। दूसरा हम बात कर लेते हैं कल्ला जी, शेषनाग के अवतार, जो 1567-68 में मेवाड़ के तीसरे साके के समय युद्ध करते हुए मारे गए 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है। और कौन है? तो ये महत्वपूर्ण देवता मैं आपको बता चुका हूँ। और तो यही थे दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन वाक्य सहित किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमने कोशिश की है अच्छे से अच्छे आपको इसको वाक्य सहित समझाने की। अगर इसमें कुछ गलती हुई है तो गलती आप कमेंट करके बताना क्या गलती हुई है, तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो यही था, धन्यवाद, जय हिंद।